Good afternoon, everyone. And we come to the last session of FM revisions. Finally, final. हमने FM के रिवीजन के लिए पिछले सेशन को लास्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन पिछले सेशन में थ्योरी बहुत सारा था डिस्कस करने को, तो थोड़ा सा थ्योरी हमने होल्ड बैक कर लिया था ताकि उसे डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर सकें. एंड दैट इज व्हाट वी विल गो इनटू इन टुडेज सेशन. International financing. International financing is the topic that we are going to go into. हम FM के थ्योरी टॉपिक में है, चैप्टर 2 के अंदर है. चैप्टर 2 का ये वाला टॉपिक में हम मूव इन कर रहे हैं. इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हमने लास्ट सेशन में क्या आपके साथ डिस्कस कर लिया था. वर्किंग कैपिटल का थ्योरी डिस्कस किया था. वर्किंग कैपिटल का फंडिंग कहाँ कहाँ से हो सकता है ये सब डिस्कस किया था. चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट फिनिश कर लिया था. चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम आए थे, जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का डेट, प्रेफ, इक्विटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सीखा था. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह, लॉन्ग टर्म के सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग वगैरह, कई सारा डिटेल डिस्कशंस किया हम लोगों ने. एक टॉपिक हमारा बचा था जिसके अंदर अपने मूव इन कर रहे हैं, विच इज अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग. इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नाम से समझो इज वेयर आप बाहर से पैसा उठा रहे होंगे. बाहर से पैसा यानी दूसरे कंट्री से पैसा रेज कर रहे होंगे. दैट्स गोना बी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, वेयर द फाइनेंसिंग इज गोना बी डन फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द होम कंट्री. ओके, इस इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का अपना कुछ कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होने वाला है. सो वी विल डिस्कस विद यू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. हर एक का कुछ कुछ यूनिकनेस, टिपिकलिटीज होगा जो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में आता है कमर्शियल बैंक्स वगैरह. तो दूसरे देश के बैंक्स वगैरह के थ्रू हम लोग पैसे रेज कर सकते हैं. फायदा क्या होता है, वी गेट मनी इन फॉरेन करेंसी. सो लेट्स से इफ आई हैव अ फॉरेन प्रोजेक्ट and if I need funds for a foreign project, that can easily be acquired through commercial banks in that foreign countries. So international financing के through commercial banks वगैरह के through in different countries हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं. इससे इंटरनेशनल करेंसी मिल जाएगा हमारे लिए. फॉरेन प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए रेडी फंड्स वगैरह मिल जाएगा. कन्वर्जन वगैरह का टेंशन नहीं होगा. आज अगर मैं रुपी में लोन लूं और मुझे उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़े तो कन्वर्जन वगैरह का भी प्रीमियम लग जाता है. लेकिन अगर डॉलर में ही लोन ले लूं तो और फायदा होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डॉलर वाला तो मेरे को ऐसे भी लोन इजीली तो नहीं दे रहा होगा. दैट इज वेयर द चैलेंज पार्ट कम्स इन, वेयर रेजिंग इंटरनेशनल फाइनेंस विल रिक्वायर अ लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट. ओनली then you will be able to raise international finances. इसके सिवाय डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह के पास जा सकते हैं. कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स जैसे एशिया का है एडीबी वगैरह हो सकता है. कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह हो सकते हैं जो हमको एक बहुत ही नॉमिनल रेट्स वगैरह पे लोन्स दे रहे होंगे फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस वगैरह. Many agencies at the national level offer a number of concessions to foreign companies to invest in their country. For example, Exim Bank of US. एक्सिम इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट. तो ऑब्वियसली कई सारे डेवलपमेंट बैंक्स होंगे उसी कंट्री के जो वहां को कंट्री को लोकल प्रोग्रेस के लिए कंसेशनल रेट्स पे लोन दे रहे होंगे. तो आप यहां से अगर वहां जाके लोन ले रहे होंगे, लेट्स से एक इंडियन कंपनी को जापान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो अगर जापान का अगर डेवलपमेंट बैंक के थ्रू हम लोग लोन ले रहे होंगे तो जापान के उस डेवलपमेंट बैंक के थ्रू एक कंसेशनल रेट पे लोन मिल जाएगा. ऑब्वियसली दैट विल बी फॉर इन्वेस्टमेंट इन जापान ओनली. बट अपने को उसका फायदा क्या हो रहा है कि रेट अपने को सस्ता रेट पे एक लोन मिल रहा होगा. डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स, ये तो ऑब्वियसली पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इंटरनेशनल सोर्सेज के थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स वगैरह हो सकता है इंटरनेशनली. ओके, दिस इज यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मेथड, वाइडली यूज्ड इन यूरोप एंड एशियन कंट्रीज. ओके, इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह हैं, जैसे एडीबी का बात कर रहा था अभी आपके साथ, ठीक है ना. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, आईएमएफ वगैरह है. तो ये सब इंटरनेशनल एंटिटीज वगैरह है. ये इंटरनेशनल एंटिटीज क्या है, दीज आर ऑल इंटरनेशनल सोर्सेज जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं फॉर बिजनेस का लोकल डेवलपमेंट वगैरह. लेकिन ये मेनली होगा वहां के लोकल डेवलपमेंट के लिए. तो अगर मैं जापान में पैसा रेज करके इंडिया में लाना चाहता हूं देन देयर कैन बी सम इश्यूज. लेकिन अगर जापान में पैसा रेज करके जापान में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो बहुत इजीली इन सब सोर्सेज से पैसा मेरे को मिल सकता है.
international capital markets. So this is a source that is not easily available for everyone, but this is a source available. So let's say अगर Reliance Industries जाके US में shares issue करे या equivalents issue करे, so that can be a way of raising funds for Reliance Industries. But Reliance Industries के shares में लोग US में भी पैसा लगाना चाहेंगे. Why? Because reputed company है, सबने सुना होता है. लेकिन हम अगर एक इंटर लिमिटेड ओपन करते हैं कंपनी का और उस इंटर लिमिटेड कंपनी का शेयर्स हम यूएस के स्टॉक मार्केट में इशू करते हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा इंटर लिमिटेड में. व्हाई? बिकॉज किसी ने सुना भी नहीं है इंटर लिमिटेड के बारे में. रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सुना हुआ है. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंटरनेशनली पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज की जगह अगर इंटर लिमिटेड होगा, सो एवरीबडी मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, विच इज व्हाई raising international finance in the capital markets may not be convenient for everyone. Why? Because you need a level of credibility to be able to raise money in the international markets. Today, modern organizations, including MNCs, depend upon sizable borrowings in rupees as well as in foreign currencies. International capital markets have sprung all over the globe, such as in London. 4 मेन तरीकों से फॉरेन करेंसी मिलता है इंटरनेशनल कैपिटल में. यूरो करेंसी मार्केट में, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज, बॉन्ड्स इशू करके एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के थ्रू. द ओरिजिन ऑफ द यूरो करेंसी मार्केट वाज विद द डॉलर डिनोमिनेटेड बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन्स इन यूरोप, पर्टिकुलरली इन लंदन. याद है लास्ट सेशन में हमने कहा था यूरो का मतलब जरूरी नहीं है यूरो करेंसी में होगा. यूरो का मतलब होम करेंसी छोड़ के दूसरा करेंसी में हो रहा होगा. तो लंदन के अंदर जैसे डॉलर डिनोमिनेटेड बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स डॉलर के अंदर, ठीक है ना, लंदन के अंदर, दैट इज गोना बी यूरो करेंसी मार्केट. Euro dollar deposits are dollar denominated time deposits available at foreign branches of US banks and at some foreign banks. So let's say लंदन के एक बैंक में आप डॉलर में एफडी कर पाओ. सोचो ना, आज इंडिया में अगर आप एफडी करोगे तो रुपी में एफडी हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इंडिया में डॉलर में एफडी करो, दैट इज हाउ इट बिकम्स अ यूरो करेंसी मार्केट्स. ओके. सिमिलरली एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज है, लास्ट डे डिस्कस किया हुआ आपने लोग. प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, बॉन्ड इश्यूज वगैरह कर सकते हैं. बहुत सारे यांकी बॉन्ड्स वगैरह सीखा था हम लोगों ने, मसाला बॉन्ड्स वगैरह सीखा था, सैमुराई वगैरह सीखा था, बहुत सारे. ओके. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के थ्रू लोन्स वगैरह रेज कर सकते हैं, वो पीछे एग्जांपल्स में सीखा है हमने. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे पहले आता है ईसीबी. नाउ व्हाट इज एन ईसीबी? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, नाम से समझ में आना चाहिए. एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इज वेयर यू आर टेकिंग अ लोन. बोरोइंग है, कॉमर्शियल बोरोइंग है यानी बिजनेस लोन होगा. एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है यानी अपना होम कंट्री को छोड़ के एक दूसरा कंट्री में लोन लेना. बोरोइंग है यानी लोन लेना, कॉमर्शियल बोरोइंग है यानी बिजनेस लोन लेना. नाम से समझो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है यानी होम कंट्री को छोड़ के बाहर जाके अपना बिजनेस के लिए लोन लेना. दैट्स ईसीबीज. ओके. ईसीबीज रेफर्स टू कॉमर्शियल लोन्स availed from non-resident lenders with minimum average maturity of 3 years. अपने कंट्री के बाहर लोन ले रहे होंगे with a maturity average of 3 years. This can be from international banks वगैरह, capital markets वगैरह, ADB, IFC वगैरह, credit export agencies वगैरह के थ्रू, suppliers वगैरह के थ्रू, या foreign equity holders, collaborators, अलग अलग sources हो सकता है. But the main crux is कंट्री के बाहर से लोन लेना, बिजनेस के लिए लेना, एंड जनरली एवरेज पीरियड 3 years हो रहा होगा. इट कैन बी थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट. ये आप लोगों ने सीखा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में कि जब बाहर से पैसा लाते हैं एफडीआई, एफडीआई वगैरह के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ सकता है ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट में. ऑटोमेटिक रूट में पहले से आरबीआई का, गवर्नमेंट का परमिशन वगैरह नहीं लेना पड़ता, जबकि अप्रूवल रूट के अंदर यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई/सेंट्रल गवर्नमेंट्स. Under the automatic route, no approval is required from RBI or government, whereas such is required under approval route. Now, euro bonds, नाम के अंदर समझना, euro bonds are debt instruments which are not denominated in the currency of the country in which they are issued. Yen note in Germany, सेम चीज है. लास्ट पीछे डिस्कस किया हुआ, लास्ट सेशन में ही आया है, इसलिए रिवाइज करोगे तो एकदम क्लियर रहेगा. येन करेंसी में लास्ट डे वाला क्लास में एग्जांपल था डॉलर डिनोमिनेटेड इन जर्मनी. सो अगर आप येन करेंसी में कोई भी बॉन्ड्स इशू करते हो इन जर्मनी, सो इट इज नॉट इन द लोकल करेंसी, दैट्स गोना बी कॉल्ड यूरो बॉन्ड्स. फॉरेन बॉन्ड्स,
Such bonds are generally issued as a bearer form rather than as registered bonds. Foreign bonds, these are instruments issued by foreign companies or foreign governments. Such bonds are exposed to default risk. These bonds are denominated in the currency of the country where they are issued. However, in the case these bonds are issued in a currency other than the investor home currency, they are exposed to exchange rate risk also. For example, a foreign bond a British firm placing dollar denominated bonds in US. So अगर इंडिया का कंपनी यूएस में जाके डॉलर बॉन्ड्स इशू करेगा लोकल करेंसी में, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इशूड बाय अ फॉरेन कंपनी. लोकल करेंसी के अंदर अगर दूसरा करेंसी होगा तो यूरो हो जाएगा. लोकल करेंसी के अंदर बॉन्ड्स इशू करना बाय अ फॉरेन कंपनी या गवर्नमेंट, दिस इज फॉरेन बॉन्ड्स. Fully hedged bonds, as mentioned above, in foreign bonds the risk of currency fluctuation exists. Fully hedged bonds eliminate the risk by selling in forward market the entire stream of principal and interest payments. ताकि इस फॉरेन बॉन्ड का कोई भी कैश फ्लो में रेट का अनसर्टेनिटी वगैरह नहीं होगा. वाई? बिकॉज हमने फुल्ली फॉरवर्ड हेज करके रखा होगा अपने आप को. फॉरवर्ड हेज करके रखना, हेज करना यानी रिस्क को कवर करना. तो हमने फुल्ली फॉरवर्ड हेज करके रखा होगा, अपना रिस्क को कवर करके रखा होगा. इससे हमारे ऊपर कोई भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं आएगा. लेट्स से मैंने यूएस में बॉन्ड इशू किया इन डॉलर. अब वो जो पैसा मुझे हर साल देना पड़ेगा, रीपे करना है, इंटरेस्ट लास्ट में जाके प्रिंसिपल, लेट्स से 5 साल का है तो हर साल इंटरेस्ट देना है, लास्ट में जाके प्रिंसिपल भी देना है. अब ये अमाउंट मुझे देना है, मैं तो इंडियन कंपनी हूं, हर साल डॉलर में पेमेंट करना है. अब इसके अंदर एक्सचेंज रेट का रिस्क आ जाएगा. इस एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करने के लिए हम फुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले से करके रखेंगे. दैट्स कॉल्ड अ फुल्ली हेज्ड बॉन्ड्स. मीडियम टर्म नोट्स, नाम से समझना, विद रिस्पेक्ट टू पीरियड. Certain issuers need frequent financing through the bond route, including that of the euro bond. However, it may be costly and ineffective to go in for frequent issues. So they can go for a medium term notes. Under this program, several lots of bonds can be issued, all having different features, different coupon, different currencies. The timing of each lot can be decided keeping in mind the future market opportunities. The entire documentation and approvals can be taken at one point of time. Let's say मुझे अगले 5 साल तक हर साल 20-20 करोड़ रेस करना है. अब अगर मैं आज ही 100 करोड़ रेस कर लूं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर आइडल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मेरे को तो चाहिए नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और अगर हर साल 20-20 करोड़ पे करना है तो हर साल 20-20 करोड़ रेस करना पड़ेगा. अब हर साल 20-20 करोड़ रेस करना पड़ेगा तो उसका कंप्लायंस वगैरह हर साल करो, दैट कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक. तो मीडियम टर्म नोट में क्या आप आज ही डिसाइड कर दो कि आपको 5 साल तक हर साल 20-20 करोड़ का बॉन्ड्स रेस करना है एंड गेट वन टाइम अप्रूवल. सर अब इसमें और एक चाहिए सर, पहले से आप डिसाइड कर सकते हो कब कब इशू करना है, कितना अमाउंट करना है एंड कौन सा करेंसी. सो यू कैन इवन डू इट इन डिफरेंट करेंसीज. 1 साल बाद डॉलर में किया, 2 साल बाद पाउंड में किया, 3 साल बाद येन में किया. पॉइंट समझ में आ रहा है ना? दैट्स मीडियम टर्म नोट्स. फ्लोटिंग रेट नोट्स पीछे भी आ चुका था, एक्सचेंज बॉन्ड्स वगैरह की तरह होगा लेकिन वेरिएबल रेट होगा. इशूड अप टू 7 years, अप टू. इंटरेस्ट इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स. दिस इज फ्लोटिंग रेट, मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होगा इसका. अब कई सारा यूरो है, यूरो कॉमर्शियल पेपर सीपीज इशू करना. ECPs are short-term money market instruments. Maturity less than 1 year. Usually designated in dollars. Usually in dollar. Obviously different currency भी हो सकता है. Usually in dollar is the word that the book is using. इंटरेस्टिंग है ये सब, एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए. एक बार रीड किया हुआ होगा, साथ साथ में खत्म हो जाएगा, दोबारा लोडिच लेने का दरकार नहीं है. स्पेंड 1 hour, गेट ओवर एंड डन विद दिस. दैट्स द होल आइडिया. फॉरेन करेंसी ऑप्शंस आता है, फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स आता है. तो जब आप सीए फाइनल में आते हो तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स के चैप्टर के अंदर हम सीखते हैं फॉरेन करेंसी के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स. तो जैसे इक्विटी शेयर्स के ऊपर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होते हैं. सर व्हाट आर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स? दे आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स.
तो जैसे अभी हमने बात किया था कि अगर आपने फॉरेन करेंसी आपको आगे चल के पे करना पड़ेगा हर साल, तो अपने उसको आज ही हेज कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके। तो आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे कि फ्यूचर डेट पे हम क्या एक्सचेंज करेंगे, आज ही रेट अग्रीड हो जाएगा ताकि फ्यूचर डेट में जो भी रेट हो मेरे लिए आज ही रेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड फिक्स्ड हो जाएगा। फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स हो सकता है, फ्यूचर्स इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बस एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, दैट्स द मेन डिफरेंस। कुछ कुछ और भी माइनर डिफरेंसेस होते हैं बट द मेन डिफरेंस इज फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होता है, बाई पार्टी आपने आपस में डिसाइड करते हैं, फ्यूचर्स एक्सचेंज के थ्रू होता है। ऑप्शंस इज वेयर it is like a one sided contract, it's also similar to futures but it's a one sided contract कि जहां आप या तो एक प्रीमियम दोगे और फिर आपके लिए सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता, या आपको एक प्रीमियम मिलेगा और उसके बदले सिर्फ लॉस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो इट्स अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल सिंपल रख रहा हूं, उससे ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा, बट these are derivative contracts with respect to foreign currency. Foreign currency becomes the underlying, उसके बेसिस पे derivative contracts कर रहे होंगे। A foreign currency option is the right to buy or sell foreign currency at a specified price at a specified date. Foreign currency futures are obligations to buy or sell specific currency at a future date. यहां मेन फर्क समझना, it is option is a right, future is an obligation। मतलब सर फॉरवर्ड के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर आपने आज कमिटमेंट कर दिया तो उस दिन पे आपको उतना फॉरेन करेंसी खरीदना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड है। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टेड है तो आपके पास चॉइस होगा, अगर फेवरेबल होगा तो आप एक्सरसाइज करिएगा, नहीं होगा तो नहीं करिएगा। ऑप्शन इज वे यू हैव अ चॉइस, लेकिन करेंसी फ्यूचर्स वगैरह में यू डोंट हैव अ चॉइस, इट्स अ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं होगी, दैट्स फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स। Foreign euro bonds in domestic capital markets of various countries, the bonds issued refers above are known by different names like samurai bonds, yankee bonds, वही हो गया, these are foreign euro bonds। bulldogs in UK, euro convertible bonds, नाम से समझो, convertible हो जाएगा, same bond होगा but convertible हो जाएगा। A convertible bond is an instrument which gives the holder option to convert the bond into number of equity shares of the company। Usually the price of the equity shares will have a premium element। These bonds carry a fixed rate of interest and if the issuer desires may also include a call option or a put option। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, तो अपने बॉन्ड के अंदर ऑप्शन भी डाल सकते हैं, एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन भी डाला जा सकता है। बट दीज आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स है जो सेम यूरो बॉन्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, बट दीज आर यूरो बॉन्ड्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड्स, यानी इसमें प्रीमियम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कूपन नहीं मिलेगा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स की तरह होगा। These bonds are structured as a convertible bonds. No interest is payable on the bonds, but the conversion of bond takes place on maturity at a predetermined price. Generally 5 साल वगैरह का बॉन्ड्स होगा और उसमें बहुत ही कम दाम आज देना पड़ेगा और बहुत ही हाई वैल्यू और मैच्योरिटी मिल रहा होगा। द डिफरेंस विल बी द रिटर्न दैट यू गेटिंग। यूरो बॉन्ड्स विथ इक्विटी वारंट, वारंट में क्या होगा कि आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा बट नॉमिनल अमाउंट। दीज बॉन्ड्स कैरी अ कूपन रेट। द वारंट्स आर डिटैचेबल, डिटैचेबल यानी अलग से आप उसको ट्रेडेबल हो सकता है। प्योर बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट। तो यहां बॉन्ड के लिए आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा होगा, साथ साथ में एक डिटैचेबल वारंट भी मिल रहा होगा जिसको आप अलग से सेल कर पा रहे होंगे। ये ESG बॉन्ड्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ESG बॉन्ड्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। ओके, सो व्हाट आर दीज ESG bonds? Environmental, social and government linked bonds. So these are bonds जिसके थ्रू जो हम पैसा रेज कर रहे होंगे, these will be for certain social environmental purposes. Okay, these bonds carry a responsibility of the issuer company of environmental, social या governance factors. इन्वेस्टिंग इन ESG बॉन्ड्स इज कंसिडर्ड एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। मतलब ये खाली प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, ये एक सोशल वेलबींग के लिए भी आप पैसा कमिट कर रहे होंगे। रिटर्न तो कमा ही रहे होंगे, बॉन्ड पे रिटर्न तो आएगा ही, बट साथ साथ में आप एक सोशल पर्पस के लिए पैसा कमिट कर रहे होंगे। ESG बॉन्ड्स दो टाइप का होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो रहा होगा, या टारगेट बेस्ड।
प्रोजेक्ट बेस्ड, जैसे लेट्स से इंडियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने हाईवेज वगैरह बनाने का सोचा है, मतलब एंड हाईवेज वगैरह के लिए कैपिटल मार्केट से बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू पैसा रेज करने का सोचा। तो अब ये जो बॉन्ड्स रेज कर रहे होंगे, दिस इज प्रोजेक्ट बेस्ड, लेट्स से कि हमें इतना इतना रोडवेज वगैरह क्रिएट करना है और उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए और ये बॉन्ड्स के थ्रू हम पैसा रेज कर रहे होंगे, बट दीज आर ईएसजी बॉन्ड्स दैट आर इशूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रोडवेज। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट एक बॉन्ड्स रेज करता है, जिसके थ्रू बॉन्ड्स इशू करता है, जिसके थ्रू जो पैसा रेज करेगा उसके थ्रू लेट्स से पोल्यूशन वगैरह के लिए कुछ कर रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, तो देयर इज गोट बी ग्रीन, अगेन प्रोजेक्ट बेस्ड बॉन्ड्स। टारगेट बेस्ड बॉन्ड्स में क्या होगा, जहां आप कुछ ईएसजी रिलेटेड एक टारगेट मीट करने के लिए पैसा रेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। या तो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड के अंदर दो बाइफर्केशन है, ग्रीन या सोशल, या टारगेट बेस्ड होगा, दोनों डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट ध्यान देना। ग्रीन बॉन्ड्स एंड सोशल बॉन्ड्स, सबसे पहले these are the most popular ESG bonds that are issued by a financial, non-financial or public institution where the bond proceeds are used for green projects. Green projects are aimed at positive environmental or climatic impact create कर रहा होगा, eco friendly technology वगैरह बनाना। For example, Ghaziabad Municipal Corporation became the first to raise 150 crore from green bonds in the year 2021. तो हम कुछ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, हम ये इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल कुछ कुछ करने के लिए पैसा रेज कर रहे होंगे। ऑब्वियसली हम तो बॉन्ड इशू कर रहे होंगे, बॉन्ड में सामने वाला लोग पब्लिक कमिट पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा, उनको रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न के साथ साथ एक ये भी लगेगा कि पैसा एक अच्छे काम में लग रहा होगा। दैट इज द एडिशनल एक साइकोलॉजिकल थिंग दैट यू विल गेट। सोशल बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स फाइनेंस द सोशली इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रोड बनाना, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह। द प्रोजेक्ट्स हियर आर रिलेटिंग टू सोशल कंसर्न्स लाइक ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, एनिमल वेलफेयर वगैरह। फॉर एग्जांपल वैक्सीन बॉन्ड्स इश्यूड टू फंड द वैक्सीनेशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रंस। तो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट करवा रहा होगा, उसका पैसा गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन उसके लिए जो पैसा गवर्नमेंट को रेज करना है वो लेट्स से बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर रहा होगा। दीज आर गोट बी सोशल बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा एंड सोशल बॉन्ड्स फॉर द सोसाइटी वेलबींग के लिए कुछ कर रहे होंगे। सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड्स। Proceeds of SLMs are not meant for a specific project but are for general corporate purpose to achieve key performance indicators. तो यहां कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन बिजनेस का कोई एक टारगेट हम मीट कर लेंगे इन द टाइम, बाय द टाइम द बॉन्ड मैच्योर्स, ये हम कमिट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक रेज्ड $400 million through India's first sustainability linked bonds in year 2021. The company aims to reduce carbon emissions through the life of the bond in 10 years. तो हम इसको लिंक किए कि हम कार्बन एमिशंस कम कर रहे होंगे, कार्बन पॉजिटिव बनने का कोशिश करेंगे, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए 10 साल जब तक बॉन्ड्स होगा तब तक के अंदर हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे। दैट्स दी ESG कनेक्ट दैट आई ट्राई टू क्रिएट। हम पैसा रेज कर रहे होंगे, बिजनेस में यूज करेंगे, किस स्पेसिफिक पर्पस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हम, लेकिन जो पैसा होगा उस पैसे के थ्रू हम एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करेंगे, ये हम बोलने का बात करते हैं। ओके यूरो इश्यूज बाय इंडियन कंपनीज, अब यहां पे आते हैं। देखो यूरो इश्यूज बाय ESG कंपनीज, इंडियन कंपनीज। अब इंडियन कंपनीज के अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट्स है जो अपने को सीखना है, और मेन यही दोनों आपको सिखाने के लिए मैंने लास्ट डे फिनिश नहीं किया था, विच इज अबाउट ADRs एंड GDRs। Indian companies are permitted to raise foreign currency through issue of ordinary equity shares, through GDRs and ADRs. And on issue of FCCBs
टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। FCCB क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नाम से समझो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड होगा इशूड इन फॉरेन करेंसी, होगा कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हो रहा होगा। वर्ड से, नाम से उसका एक्सप्लेनेशन सीखना, नाम से एक्सप्लेनेशन लिखना सीखो। बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स हो गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन फॉरेन करेंसी हो रहा होगा। नाउ such investment is treated as foreign direct investments. Such investment is treated as foreign direct investments. Now यहां पे आएगा concept of ADRs और फिर GDRs. These are the two main topics that we will discuss. उसके बाद एक और टॉपिक आएगा IDRs, बट मेन है सबसे पहले ADR GDR। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक इंडियन कंपनी है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके, और जो कि एक इंडियन कंपनी है, और कुछ यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, यूएस। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज डायरेक्टली यूएस के इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां का एक सेबी होता है जिसको बोलते हैं SEC, वहां का एक सेबी होता है जिसको हम बोलते हैं SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो SEC के बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं, SEC के बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं। ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा अगर हम डायरेक्टली शेयर्स इशू करना चाहे। बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है, बहुत दिक्कत आएगा। तो उसकी जगह इंडियन बैंक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इंडियन कस्टोडियन बैंक चूज करेगा। कस्टोडियन वर्ड का मतलब होता है जिसके पास हम अंडर कस्टडी अपने शेयर्स को रखेंगे। ये इंडियन कस्टोडियन बैंक ऐसा होगा जिसका एक यूएस में ब्रांच होगा, ऑपरेशंस होगा, या रिवर्स भी हो सकता है, यूएस का कंपनी हो जिसका इंडियन ब्रांच हो। तो अब क्या होगा, लेट्स से रिलायंस को शेयर्स इशू करना है, तो रिलायंस क्या करेगा, लेट्स से 5 लाख, लेट्स से 500 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2400 एग्जाम्पल के लिए इशू कर देगा और कस्टोडियन बैंक को दे देगा। लेट्स से $1 इक्वल टू ₹80, अभी तो ज्यादा है बट एग्जाम्पल के लिए $1 इक्वल टू ₹80 पकड़ते हैं। तो अब ये 500 लाख शेयर्स एट 2400 है, जो 2400 है यानी ये हो जाएगा एट $30। तो यूएस ब्रांच क्या करेगा, लेट्स से 50 लाख ADRs इशू करेगा एट $300 एग्जाम्पल के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये $300 का एक बॉन्ड हो गया। ये अपने को ज्यादा लग रहा है $300, तो लेट्स से $30, अब इजी लगेगा आपको। तो $1 का रेट हो गया $30। तो आइडियली हर एक, इस एग्जांपल में 1 ADR इज इक्वल टू 1 शेयर,
500 लाख शेयर्स के बदले 500 लाख एडीआर से, वरना नॉर्मली क्या होगा, 1 एडीआर इज इक्वल टू लेट्स से 10 शेयर्स या 100 शेयर्स, ऐसा इक्विवेलेंट होगा। अब यूएस का क्योंकि एक बैंक यूएस में एडीआर इशू करेगा, तो क्योंकि यूएस का बैंक होगा तो ऑटोमेटिकली उस पर कंप्लायंसेस कम होगा एज कंपेयर टू अगर रिलायंस डायरेक्टली शेयर्स इशू करता। इससे क्या होगा, यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स होल्ड करना ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यूएस का ब्रांच वहां पे इशू करेगा तो कंप्लायंसेस कम हो जाता है, ये रिलायंस के लिए भी फायदेमंद होता है। दिस इज कॉल्ड एडीआर्स। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लोग बाय सेल भी कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट बिकम्स लाइक अ नॉर्मल शेयर्स, बट इट्स नॉट शेयर्स, इट इज अ ADR। ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इट इज अ रिसिप्ट कि इसके बदले इतना शेयर्स कस्टोडियन बैंक के पास रखा हुआ है। लेट्स से यहां पे 1 शेयर इज इक्वल टू 1 शेयर इज इक्वल टू 1 ADR, सो 1 ADR इज इक्विवेलेंट टू 1 शेयर। उसमें लिखा हुआ है कि इसके बिहाफ पे 1 शेयर इंडियन कस्टोडियन बैंक में रखा हुआ है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। That is how this works. देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है क्या? I'll give you a minute to just confirm through whether we are clear with the diagram or not. Okay. Now, just to read this further. These are securities offered by non-US companies who want to list on the US का stock exchange. अगर आप यूएस में शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो यूएस में शेयर्स इशू करने के लिए नॉन यूएस कंपनी के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा थ्रू द एडीआर प्रोसेस। ईच एडीआर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज रेगुलर शेयर्स। ADRs allow US investors to buy shares of these companies without the cost of investing directly in a foreign stock exchange. अब अगर US के इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते तो उनके लिए कंप्लायंसेस बढ़ जाता, और इंडियन कंपनी अगर यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करता तो उनके लिए कंप्लायंसेस बढ़ जाता। ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका हो जाता है यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस के शेयर्स को होल्ड करना, बाय करना। ओके ओके द Indian companies have preferred GDRs to ADRs because the US market exposes them to a higher level of responsibility than a European listing in the areas of disclosure, cost, liabilities and timing. बोला GDR को प्रेफर किया जाता है इंडियन कंपनीज में एज कंपेयर टू ADR। GDR क्या होता है ये 2 मिनट में रीड करेंगे, बट GDR को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ADR बिकॉज ADR के अंदर भी यूएस मार्केट का बहुत सारा डिस्क्लोजर, कॉस्ट, लाइबिलिटीज वगैरह रहता है। The regulations are somewhat more stringent and onerous, even for companies already listed and held by retail investors in their home countries. तो ये बहुत सारे क्योंकि इतने कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं इसलिए एडीआर के कंपैरिजन में जीडीआर ज्यादा प्रेफरेबल होता है इंडियन कंपनीज वगैरह के लिए। ये डिस्कस कर रहे हैं एडीआर के जैसा जैसा ही है जीडीआर। 1 मिनट देते हैं, देखो ध्यान से रीड करो। Okay, so
GDRs are negotiable certificates held in the bank of one country representing a number of shares of a stock traded on the exchange of another country. Same logic है. So shares will be listed in, let's say Europe, let's say in Germany, let's say in UK, लेकिन उसको रखा हुआ शेयर्स वहां नहीं होगा, रखा हुआ होगा in a Indian bank. So it's going to be kept with a local Indian bank, but they are going to be traded in a UK का stock market or any other country. When you have to issue shares in any other country other than your home country and US, then it's going to be GDRs. US में issue करने के लिए they are going to be called ADRs. So अगर एक इंडियन कंपनी यूएस में जाके पैसा उठाना चाहेगा, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स इशू करना चाहेगा, तो वो एडीआर इशू करेगा. यूएस छोड़ के यूके, जर्मनी, यूरोप कहीं भी और इन्वेस्ट कर शेयर्स इशू करना चाहेगा तो वो जीडीआर इशू करेगा. ओके. These instruments are used by companies to raise capital in dollar or euros. They are mainly traded in European countries, particularly in London. इसलिए GDRs बोलते हैं, but mainly in London and Europe trade होता है. ये mainly Europe and London trade होता है, though they are globally considered, इसलिए इस लोगों को GDR बोलते हैं. Indian companies are shredding their reluctance to tap the US markets. Infosys was the first Indian company to be listed in Nasdaq in 1999. However, the first Indian firm to issue ADR GDRs was Reliance Industries Limited only. हम लोग का एग्जाम्पल वाला ही आ गया. Besides these two companies, there are several other Indian firms which are now listed overseas, जैसे कि Wipro है, MTNL, SBI, Tata Motors, Dr. Reddy's, etc. So these are all long listed companies that are listed on various other international boards as currency stock markets as well. IDRs, the concept of the depository receipt mechanism which is used to raise funds in foreign currency. अब अगर कोई बाहर का कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू करना चाहता है तो वो इंडिया में आईडीआर इशू करेगा. जैसे एक इंडियन कंपनी यूएस में जाके एडीआर इशू करेगा, वैसे यूएस का, यूरोप का कंपनी इंडिया में आके शेयर्स इशू करने के लिए आईडीआर इशू करेगा. Has been applied in the Indian capital market through the issue of IDRs. IDRs are similar to ADR GDR in the sense that foreign companies can issue IDRs to raise funds from the Indian capital market in the same ways as an Indian company uses ADR GDR to raise foreign capital. देखो, that one line will summarize the entire discussion about ADR GDR and IDRs. The IDRs are listed and traded in India in the same way as other Indian securities are traded. तो जैसे इंडियन कंपनीज का शेयर्स वगैरह ट्रेड होता है, लिस्ट होता है, वैसे ही ADR GDR, वैसे ही आईडीआर इंडिया में लिस्ट हो रहा होगा, वैसे ही एडीआर जीडीआर ग्लोबली एंड यूएस में जाके लिस्ट होके ट्रेड हो रहा होगा. देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन था. दिस वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट वांट टू हरी थ्रू बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड एडीआर जीडीआर आईडीआर प्रॉपर्ली, ईएसजी बॉन्ड्स प्रॉपर्ली. ये तीनों चारों थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं थ्योरी वगैरह के लिए, तो ये सब अच्छे से समझा हुआ होगा, खास करके ईएसजी बॉन्ड्स वगैरह, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दीज टॉपिक्स. नाउ with this we finish finally the entire thorough comprehensive revisions that we've been doing for FM. Now just a few things that I wanted you to be careful about. Obviously आपको पता है आपका पेपर FM and EFF दो पार्ट है. आपको आई एम श्योर ये भी पता है कि ये दोनों हाफ आपको अलग अलग पेपर्स में आंसर करने होते हैं. यू डोंट हैव टू आंसर देम इन द सेम बुकलेट, दे विल नेवर बी मार्क्ड. आपको पता होगा FM के पेपर में भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले यू शुड बी एबल टू पिक the first question जिसका सारा पार्ट आपको सबसे कंफर्टेबली अच्छे से आता है. because I always tell this to all my batches that your first answer has to be a best answer. It sets the tone of the paper. So it is not necessary that your first answer has to be question number 1 only, but your first answer has to be your best answer. So try and pick the question in such a manner that you're able to answer all the parts in a proper manner for that question. एफएम के अंदर दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा. कैलकुलेशन सिली एरर्स बहुत मैसिवली स्टूडेंट्स करते हैं कई बार पीवीएफई वगैरह करते टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है. आइडियली फैक्टर्स वगैरह कहीं पे लिख लोगे तो और हेल्पफुल होगा. कई बार क्या होता है ना कि फैक्टर्स वगैरह रफ वर्क बनाते चल सकते हो, बट रफ वर्क वगैरह में अगर लिखा हुआ होगा तो ये फैक्टर्स वगैरह कई बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता. आईआरआर का सम कर रहे हैं, अगर वो फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा तो अपना 2 मिनट बच रहा होगा, वो 2 मिनट लास्ट में जाके एड ऑन करके काम में आता है. सो लिटिल थिंग्स बट द फैक्टर्स दैट यू आर यूजिंग जस्ट स्क्रिबल देम समवेयर इन द आंसर स्क्रिप्ट, मे बी क्रिएट अ रफ पेज. So you know what are the factors that you have created. We can use them at least multiple times at different places also.
प्लीज इंश्योर कि थ्योरी भी थोड़ा सा आप साथ साथ में करो। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग जनरली एफएम को रिवाइज सिर्फ कॉपी के साथ करते हैं। जब आप कॉपी के साथ एफएम को रिवाइज कर रहे होते हैं तो सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह पे ध्यान देते हैं, सम्स पे ध्यान देते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दिस, बट थ्योरी पे भी ध्यान देना। अराउंड 20 मार्क है अपना थ्योरी का भी, तो थोड़ा सा ध्यान अगर दिया हुआ होगा थ्योरी पे तो थ्योरी भी कंफर्टेबली टैकल हैंडल कर पा रहे होंगे हम लोग। So please ensure that you give due weightage to the theory as well. ICAI का जो इलस्ट्रेशन का सम्स है और बैक क्वेश्चन का सम्स है, ये मिलाकर अराउंड 20 मार्क्स का क्वेश्चंस एज इट इज आएगा विथ फिगर्स चेंज्ड, एज इट इज आएगा विथ फिगर्स चेंज, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो अगर आईसीआई का सम्स थोड़ा अच्छे से देख रहे होंगे, इसीलिए हमने आईसीआई का सम्स आपको मैट पूरा करवाया कि अगर आप आईसीआई का मैट अच्छे से कर रहे होंगे तो एटलीस्ट अराउंड 20 मार्क्स का क्वेश्चंस ऐसा आ रहा होगा जो आईसीआई मैट बेस्ड सम्स होगा, खाली फिगर्स चेंज होगा अपने लिए। तो अगर आईसीआई का मैट अच्छे से कर लिया, 20 मार्क्स का सम्स और 20 मार्क्स का थ्योरी, डेफिनेटली 40 मार्क्स तो एकदम अच्छे से आप हैंडल कर पा रहे होंगे। So that automatically makes your life much more easy, because what happens is ultimately students क्या होता है, ज्यादा करके टफ लेवल ऑफ सम्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि अच्छा हमको ये पूरा कंप्लीट करना है, ये वाला टफ, इतना टफ वाला सम्स तो हम किया ही नहीं, ये वाला टफ लेवल देखना है मेरे को। प्रॉब्लम क्या है, टफ से टफ सम्स देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो टफ से टफ सम्स मिला के भी मेरे लिए तो एक्स्ट्रा 20 मार्क वाला है, पहले बेसिक 40 मार्क तो कंप्लीट कर लो ना। ये आईसीआई मैट मिलाकर मेरा थ्योरी का 20 मार्क्स है एंड मेरा प्रैक्टिकल्स का 20 मार्क्स है, ये डेफिनेटली अपने कंफर्टेबली फिनिश कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा 20 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा एड ऑन सम्स वगैरह की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज हाउ यू कैन पेस योर प्रिपरेशंस एट लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 इज द बेसिक सम्स, लेवल 2 इज गोना बी दी थोड़ा ट्रिकी सम्स एंड लेवल 3 इज वेरी एडवांस प्रॉब्लम्स जो खाली एक बार देख लेना है मेरे को कि अगर ऐसा कुछ आया तो अगर अटेम्प्ट करना भी पड़ा, ऑप्शन में नहीं निकाल पा रहे तो उसको हैंडल कर सके आप लोग। टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज एक दो सम अगर गलत हो जाता है या सही नहीं बन रहा होगा तो पीपल टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। वो लॉट ऑफ टाइम के वजह से कई बार थ्योरी वगैरह के आंसर घिसा पिटा आंसर लिख कर आते हुए भी, क्योंकि बस फटाफट फिनिश करना होता है। सो क्योंकि क्या होता है ना कि हम ये नहीं बोलता कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में थ्योरी को वेटेज ज्यादा देना है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल को वेटेज ज्यादा देना है, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर एंड वी हैव टू कीप इट एज अ प्रैक्टिकल पेपर, बिकॉज प्रैक्टिकल इज द स्कोरिंग पार्ट। बट प्रैक्टिकल इज ऑलवेज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, क्योंकि आएगा तो अच्छे से किया तो पूरा फुल मार्क्स है अपने लिए, बट नहीं अच्छे से किया तो 0 भी हो सकता है आपके लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो साथ साथ में थ्योरी को थोड़ा इंपॉर्टेंट साथ साथ में देते चलो, दोनों बैलेंस होगा, इजीली 80+ स्कोर कर पा रहे होंगे। पीपल डेफिनेटली स्कोर अ लॉट ऑफ 60s एंड 70s, वी हैव सीन दैट ओवर द इयर्स। 80s स्कोर करना बहुत कंफर्टेबल होता है, 60s 70s 80s टच कर पाना बहुत कंफर्टेबल होता है। ऑब्वियसली उसके आगे जाने के लिए एक और लेवल पे पुश करना होता है अपने आप को थ्योरी के लिए भी, बिकॉज ऑब्वियसली ईएफएफ का भी वेटेज रहेगा। बट इन जनरल हम बोल रहे हैं आपको थोड़ा सा आईसीआई मैट में अपना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखिएगा, थ्योरी साथ साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से करके रखिएगा। आईसीआई मैट बेस सारा सम्स अगर अच्छे से किया हुआ होगा, एक लेवल 2 सम्स किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम एटलीस्ट अटेम्प्टिंग 40 to 50 मार्क्स अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्वियसली सिलियरस नहीं किया होगा तो देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम टचिंग 80s। सो आई होप यू फाउंड द रिविजन सेशंस यूजफुल and I hope you found each of the chapters comprehensively covered useful and helpful. You can always keep referring back, that is why these sessions have been taken on YouTube, ताकि अपने एग्जाम के पास में नेक्स्ट अक्टूबर रिविजन्स वगैरह में भी इसको काम में लेना चाहे तो इसको अच्छे से काम में ले सके। रिवाइज जितना अच्छे से कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पा रहे होंगे, रिविजन्स आज सोचो ना आपने 2-2 घंटे में हमने 2-2 चैप्टर्स वगैरह फिनिश कर लिया, वही खुद से करने चाहेंगे तो 4-5 घंटा लग जाता है। तो थरली सारे फॉर्मूलाज के साथ हम लोगों ने टच अपॉन कर लिया है, तो इवन इन द 1.5 दिन का रिवीजन में भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है ना। जब कोई चैप्टर्स वगैरह में बहुत टाइम लग रहा होगा, फटाफट इन वीडियोस के थ्रू भी आप कंफर्टेबली कर पाओगे। आई होप यू दीज वीडियोस कीप एडिंग वैल्यू टू यू एंड प्लीज कीप लेटिंग अस नो दैट in the comment section also, that will also give us more confidence that you found the videos helpful and useful. Study well, prepare hard, and there's no shortcut to success, remember this. So थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, लास्ट 1 month है अपना, 1.5 महीना है अपना, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो there's nothing that stops us from meeting again in finals. So all the best and thank you so much everyone, and with that I will wrap up the revision for FM for you all. Thank you.